नमस्कार आप सभी का। इंडियन बैंकिंग सिस्टम की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है और हम इसमें पूरा का पूरा इंडियन बैंकिंग सिस्टम कवर करने वाले हैं इस पूरी की पूरी सीरीज में। आई होप आपको पसंद आने वाला है ये। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो आप बैंकिंग की डेफिनेशन देख लो। बैंकिंग, अ बैंक इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट मनी फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट एंड गिव एडवांस टू देम इन फॉर्म ऑफ लोन। ठीक है, तो पैसों को कलेक्ट करना और पैसों को लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यही पूरा का पूरा बैंकिंग का क्या रहता है, काम रहता है। अब जो पैसा जो कलेक्ट किया जाता है वो बैंक की क्या होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं, और जो बैंक लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करता है वो बैंक की असेट्स होती हैं। ठीक है, अब इसी बिल्कुल सिंपल से फिनोमेना पे हम बैंक के जो ट्रांजेक्शन है, बैंक के कार्य को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले डिपॉजिट, जो पैसा हम जमा करते हैं, और लोन, जो हम पैसा उससे लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन। ठीक है, अब दोनों ही, डिपॉजिट की बात करें या लोन, ये दोनों ही दो टाइप के होते हैं। डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। ऐसे ही क्या होता है, डिमांड लोन और टर्म लोन। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। डिपॉजिट की बात करें तो डिमांड डिपॉजिट कौन कौन से होते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ये क्या है, आपके डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट कौन कौन से हैं, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। ये एक फिक्स टर्म या पर्टिकुलर डेट के बाद ही मैच्योर होती है ये पूरी की पूरी एफडी वगैरह। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग भी एक फिक्स डिपॉजिट का है। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, आपका लमसम अमाउंट जो है वो आप एक साथ जमा करवा देते हो, एक साथ कुछ पैसा जमा करवा देते हो। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में आप क्या करते हो, एक उसका लक्ष्य बना के कि भाई हमें इतने पैसे जमा करने हैं, लेकिन हम किस्तों में जमा करेंगे, छोटी छोटी किस्तों में जमा करेंगे, और उसकी एक मैच्योरिटी डेट होती है। तो उस पर फिर हम क्या करते हैं, वो पैसा निकाल लेते हैं। और ये दोनों जो टर्म डिपॉजिट के जो है, पूंजी बनाने के लिए, आपकी कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए, पैसा जोड़ने के लिए एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। और ये दोनों को लिए फायदेमंद होते हैं। आपके लिए आपकी कैपिटल बन रही है, और बैंकों के लिए उनके पास पैसा पहुंच जाता है लोन में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करने के लिए। तो डिपॉजिट कौन कौन से हो गए, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। टर्म डिपॉजिट में फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट आते हैं। अब बात कर लेते हैं करंट अकाउंट। इसमें तीन मेन प्रॉपर्टीज हैं और ये फोर, ये आपकी मेन प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले क्या, ये कोई आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकता। ठीक है, पहली बात अगर बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल क्या नहीं खुलवा सकता, करंट अकाउंट नहीं। लेकिन अगर बात करें सेकंड पॉइंट, इसमें जो अकाउंट में बैलेंस होता है उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, जैसा कि सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है। इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसा कि आपको मालूम है ये कोई बिजनेस पर्सन या कोई बड़ी कंपनी ही इस चीज़ को ओपन कराती है। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आप अनलिमिटेड कितने ही कर सकते हो, कोई आपका इसमें बंधन नहीं रहता है एक दिन में आप कितनी ही ट्रांजेक्शन करो, क्योंकि ये अकाउंट बिजनेस पर्पज से ही बनाया गया है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है, अगर आप प्रॉपर इसमें पैसे डाल रहे हो, प्रॉपर आपकी मतलब ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और बैंकों को ये भरोसा है कि आप पैसा उनका लौटा दोगे, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास बैंक में अकाउंट में सिर्फ 30,000 रुपये हैं और आपको कोई 40,000 की पेमेंट करनी है, तो 10,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक आपको प्रोवाइड करवा देता है। वो कहता है कि आप 10,000 रुपये ये बाद में जब आएंगे या अकाउंट में जब ट्रांजेक्शन होगा तब हम उसमें से क्या कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे, तब तक आप अपना काम चलाओ इसी के दम पे। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए जो कि करंट अकाउंट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जनरली किसके, इंडिविजुअल के द्वारा मेंटेन होता है। ठीक है, सामान्यतः इसकी जो चार्ज है, आपका जो बैलेंस इसमें रखा रहता है उस पर भी आपको कुछ ना कुछ अमाउंट में आपको क्या मिलता है, चार्ज मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है। और यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस भी हैं कि रेस्ट्रिक्शंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं या ट्रांजेक्शन फिक्स रहते हैं, कहने का मतलब। तो ये आपके क्या हो गए, दोनों के दोनों डिमांड डिपॉजिट के दोनों टाइप हो गए। अब टर्म डिपॉजिट के कौन कौन से टाइप थे, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। तो उस फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करें तो क्या है, लमसम अमाउंट इज डिपॉजिट इन दिस अकाउंट। एक पूरा का पूरा अकाउंट में एक साथ ही वो पैसा क्या किया जाता है, जमा करवाया जाता है। द डिपॉजिटर कैन नॉट विदड्रॉ द अमाउंट बिफोर द ड्यू डेट।
कोई भी जब जैसे जो भी जब फिक्स डिपॉजिट आप करते हो तो उसमें एक रूल्स एंड रेगुलेशन या जो भी पॉलिसी आप ले रहे हो उसमें मेंटेन होती है कि इस डेट को ये एफडी क्या होगी, मैच्योर होगी, या इस डेट को आप एफडी क्या कर सकते हो, खुलवा सकते हो, तभी आपका क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रेट या उसके रिगार्डिंग जो फ़ायदा है वो मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी कंडीशन में कभी बीच में उस टाइम पीरियड के बीच में अगर एफडी को ब्रेक करते हो तो उसमें बैंक की फिर उसमें भी कुछ जो शर्तें होती हैं उसका पालन आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको एक्चुअल अमाउंट जो प्रॉमिस बैंक ने कर रखा था वो आपको नहीं मिलेगा। द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड इन दिस अकाउंट एज कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट। उस सेविंग अकाउंट से आपको ज़्यादा क्या मिलता है, इसमें पैसा मिलता है। तीन हो गए, सबसे पहले आपका लमसम अकाउंट उसमें अमाउंट उसमें जमा होगा। दूसरा, आप उसको एक ऐसा नहीं है कि जब चाहे आप जैसे ही आपको ज़रूरत पड़ी और आप जाके फिक्स डिपॉजिट से क्या कर लो, निकाल लो। डिमांड डिपॉजिट मतलब सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जैसे ही आपको मालूम हुआ कि हमें मुझे कुछ चीज़ खरीदनी है तो आप अपने सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट से क्या कर लेते हो, पैसे निकाल लेते हो। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में ये काम नहीं होता है, ठीक है। इसमें डिमांड जैसे ही हुई तब उस समय आप पैसे नहीं निकाल सकते हो, ये फिक्स डेट होता है। ऐसे ही बात करते हैं रिकरिंग एंड क्यूमुलेटिव डिपॉजिट। ये भी फिक्स डिपॉजिट का है, लेकिन उसमें क्या था, आप क्या कर रहे थे, लमसम अमाउंट जमा करवा रहे थे। इसमें आप छोटी छोटी किस्तों के रूप में जमा करवाते हो और ये बहुत अच्छे टूल हैं आपकी कि आप कैपिटल को भी जमा कर सकते हो, छोटे छोटे जैसे बोलते हैं ना कि कण कण से घड़ा भरता टाइप, तो वो आप कर सकते हो। फिर आप बात करो डिमांड डिपॉजिट कंप्लीट हो गया, ठीक है। डिपॉजिट्स के दो टाइप थे, डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, तो वो दोनों कंप्लीट हो गए। अब आती है लोन के टाइप्स। याद रखना, बैंकिंग के दो काम होते हैं, डिपॉजिट एंड लोन, जिसमें से हमने डिपॉजिट के दो टाइप थे, डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, वे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोन के दो टाइप, डिमांड लोन और टर्म लोन कंप्लीट करेंगे। डिमांड लोन आर यूजुअली रीपेबल इन 12 टू 18 मंथ। ये आप हाईलाइटेड कर लो, 12 टू 18 मंथ, ठीक है। तो ये आपका रीपेबल होता है कितने, 12 से 18 महीनों के बिटवीन, जिसमें गोल्ड लोन हो गया, क्रॉप लोन हो गया, ये इस टाइप के लोन है। लेकिन बात करते हैं टर्म लोन की, ये हो गया डिमांड लोन, ये हो गया टर्म लोन। डिमांड लोन मतलब जैसे ही आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, आपको खेती करनी है तो तुरंत आपने ले लिया। इस टाइप के जो लोन जो छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए आप ले लेते हो तो इनको 12 से 18 महीने में आपको पे करना पड़ता है। टर्म लोन की बात करें, लोन आर रीपेबल इन इंस्टॉलमेंट एंड रीपेमेंट में एक्सटेंड ओवर 20 ईयर इन सम केसेस। एक्स बैंकिंग, हाउसिंग, पर्सनल लोन, ये सब के सब आप किस में आ जाते हैं, टर्म लोन के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बैंकिंग का आप सब समझ गए होंगे। अब बात आते हैं डायरेक्ट हिस्ट्री पे। बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग के दो टर्म क्या क्या हैं, उनके सब टर्म क्या हैं, दे आर कंप्लीटेड नाउ। अब इंडिया में बैंकिंग की कब शुरुआत हुई, क्या हुआ, थोड़ी सी अब हिस्ट्री पे थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। The Banking Regulation Act 1949 defined the term banking as accepting deposit for the purpose of lending or investing and withdrawal via the check, draft or otherwise। तो 1949 में ही ये डिफाइन किया गया था बैंकिंग नाम के टर्म को, और उसको इस हिसाब से परिभाषित किया गया था कि आप पैसा जमा करो और उसको लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करो, और कहीं जहां आप इन्वेस्ट करना चाहते हो आप इन्वेस्ट करो। तो ये पूरा का पूरा टर्म या पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बैंकिंग के लिए ही डिसाइड किया था। और कब डिसाइड किया था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, ये आप याद रखिए। द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड द बैंक ऑफ हिंदुस्तान एंड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1770 बाय अलेक्जेंडर एंड कंपनी एट कलकत्ता अंडर यूरोपियन मैनेजमेंट। अब आप इस सब चीज़ों को क्या करो, इनको क्या कर लो, आप हाईलाइट कर लो, कौन कौन सी। सबसे पहले तो क्या है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था पहला बैंक, कब बनाया गया था, 1770 में। किसके द्वारा बनाया गया था, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा। और कहाँ बनाया गया था, कलकत्ता में। और किस का मैनेजमेंट था, मतलब इसमें से एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूरोपियन मैनेजमेंट जो था वो इसको क्या करता था, ऑर्गेनाइज करता था। फिर दूसरी बात आती है, एक पहला बैंक बन गया हिंदुस्तान, फिर एंट्री होती है यूरोपियन यूनियन ने बनाया था। फिर ब्रिटिश वालों को लगा तो ब्रिटिश वालों ने भी फिर 3 प्रेसिडेंसीज बैंक बनाए। पहला बैंक कौन सा था, ब्रिटिश बैंक ऑफ बंगाल, 1806 में बनाया गया। फिर उसी को फॉलो करते हुए 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बनाया गया, और फिर बैंक ऑफ मद्रास बनाया गया 1843 में। तो ये 3 प्रेसिडेंसीज बैंक
फॉलो अप इसके साथ हुए और 1843 तक बनाया गया। किसके, अब इसका मैनेजमेंट कौन करता था? इसका मैनेजमेंट करते थे ब्रिटिशर्स। और जो पहला बैंक था हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, उसका मैनेजमेंट कौन करता था? यूरोपियन। फिर आती है फर्स्ट बैंक लिमिटेड लायबिलिटी। अब ब्रिटिश ने बना लिया, यूरोपियंस ने बना लिया। अब बात आती है इंडियंस की। तो फर्स्ट बैंक वाज लिमिटेड लायबिलिटी मैनेज्ड बाय लिमिटेड लायबिलिटी। समझ रहे हो आप? लायबिलिटीज क्या कहलाती हैं? जो लोगों द्वारा पैसा जमा किया जाता है वो क्या कहलाती है? लायबिलिटीज। तो लिमिटेड लायबिलिटी मतलब छोटी मनी या छोटे डिपॉजिटर के साथ पहला इंडियन द्वारा मैनेज, इंडियंस या भारतीयों द्वारा मैनेज किया गया वो पहला बैंक बनाया गया, औद कमर्शियल बैंक, जो 1881 में मतलब बना। और उसके साथ ही साथ पंजाब नेशनल बैंक भी बना 1894 में। और 1865 में इलाहाबाद बैंक बना, जो पहले बन गया था। 1865 में इलाहाबाद बैंक बन गया था। फिर बाद में औध कमर्शियल बैंक बना, ठीक है, वो 1881 में। और 1894 में पंजाब नेशनल बैंक उसी के साथ बना। फिर 1921 आ जाता है। 1921 इसलिए महत्वपूर्ण है, उसके पहले ये आप समझ लो। 1913 और 1918 में क्या हुआ था? क्राइसिस हो गई थी और बैंकिंग सेक्टर के 94 बैंक क्या हो गए थे? कोलैप्स हो गए थे। तो उन सब चीज़ों को जैसे आजकल मर्जर कर रहे हैं, तो 1921 में ऑल प्रेसिडेंसीज बैंक वर मर्ज्ड एंड रीनेम्ड द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब एग्जिस्टेंस में आया? 1921 में। फिर बात आती है कंपनीज एक्ट पास्ट इन February 1901। तो याद रखना फरवरी 1949, विच वाज सब्सिक्वेंटली अमेंडेड एज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो पहले कौन था? बैंकिंग कंपनीज एक्ट, फिर बाद में उसको बनाया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग कंपनीज एक्ट, फिर उसको अमेंड करके क्या कर दिया गया? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उसी सन में इसको क्या कर दिया गया? अमेंड कर दिया गया। द लार्जेस्ट बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया was nationalized in 1955 and re-christened as a state bank of India। 1955 में जो इंपीरियल बैंक 1921 में बना था, 1955 में उसको नेशनलाइज, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और साथ ही उसका नाम क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही साथ उसके 8 एसोसिएट बैंक बनाए गए 1959 में, जो अब 5 एसोसिएट थे, लेकिन 1 अप्रैल 2020 के बाद, मतलब सॉरी, ये मतलब 1 अप्रैल 2017 के बाद कोई भी उसका एसोसिएट बैंक नहीं है, सब मर्ज हो गया और सिर्फ एक ही एंटिटी बची है, वो है SBI। द गवर्नमेंट इशू अ ऑर्डिनेंस ऑन जुलाई 1969 acquiring the ownership and control of 14 major bank in country। 6 more commercial bank were nationalized from 15 अप्रैल 1980। तो सबसे पहले किसको? SBI को मर्जर किया या SBI को नेशनलाइज्ड किया। फिर एक ऑर्डिनेंस लाई गई। अब ये एक नेशनलाइजेशन इसलिए किया गया था क्योंकि प्राइमरी सेक्टर्स में, जो एग्रीकल्चर सेक्टर हुए, छोटे छोटे उद्योग हुए, वहाँ पर पैसा नहीं लैंड कर रहे थे बैंक। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा पहुँचा रहे थे। लोगों के डिपॉजिट कोलेप्स हो रहे थे। अगर इंडस्ट्री पूरी की पूरी दिवालिया हो गई या कोलेप्स हो गई, तो उसमें लोगों के डिपॉजिट का नुकसान हो रहा था। तो दैट्स वाई इन्होंने क्या किया? नेशनलाइजेशन किया बैंकों का। और फिर उसके रूल्स रेगुलेशन बनाए कि भाई नहीं, आपको 25% ब्रांचेस आपको कहाँ ओपन करनी पड़ेंगी? गांव में या रूरल एरियाज़ में। उनको भी आपको कुछ अमाउंट में 40%, जैसे अभी है 40% आपको लैंड कहाँ करना पड़ेगा? प्राइमरी सेक्टर्स में। तो ये कुछ ऐसे रूल बनाए गए। तो ये सब रीज़न थे नेशनलाइजेशन के पीछे, हम डिस्कस करेंगे। तो अभी कितने 14 जो मेजर बैंक थे वो कब नेशनलाइज हुए? 19 जुलाई 1969 में। और साथ ही साथ 1980 में भी कुछ हुए, जो 6 थे। 14 वो हो गए, 6 ये हो गए। 15 अप्रैल 1980 में आपके क्या हुए? जो रिमेनिंग 6 बैंक थे। जो 14 बैंक थे वो कौन कौन से थे? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूको बैंक, सिटी बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। दीज आर द सम जो 14 बैंक थे वो क्या हुए? नेशनलाइज हुए 69 में। अब जो 14 बैंक नेशनलाइज्ड हुए थे, उनकी जो डिपॉजिट या जो पैसा था वो कितना था? 50 करोड़ था। ठीक है, जो डिपॉजिटर्स का पैसा था वो 50 करोड़ था। लेकिन जो 6 बैंक नेशनलाइज हुए, जैसे आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया,
विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इनका डिपॉजिट कितना था? 200 करोड़, मतलब 200 करोड़ इनका क्या था? पूरा का पूरा डिपॉजिट था। और पहले जो नेशनलाइज हुए थे उनका डिपॉजिट कितना था? 50 करोड़। द रीजनल रूरल बैंक आर आल्सो ग्रामीण बैंक एंड वर फॉर्म्ड 1965। वो सब के सब क्या कहलाए? पब्लिक सेक्टर बैंक, जिनका नेशनलाइजेशन हो गया। एसबीआई की हम बात कर चुके हैं। अब बात आती है जो आरआरबीज की, या रीजनल रूरल बैंक, जिनको ग्रामीण बैंक ही बोला जाता है। वो 1975 में क्या हुए? इस्टेब्लिश हुए। इनिशियली उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल में स्थापित हुए। सबसे पहला हुआ था उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद उसमें, तो सबसे पहला हुआ था उत्तर प्रदेश में, फिर हरियाणा, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल में। फिर ये सब हो गया, रीजनल रूरल बैंक आ गए। फिर एंट्री होती है, द नरसिम्हन कमेटी रिकमेंडेड ग्रांटिंग परमिशन फॉर ओपनिंग न्यू प्राइवेट बैंक। ये आपका 1991 के बाद का समय है। 1991 की जो नरसिम्हन कमेटी थी, उसने बहुत से ऐसे रिफॉर्म के लिए अलाउ किया था, या बहुत से रिफॉर्म के लिए सजेशंस दिए थे, जिसमें ये भी एक था कि आप प्राइवेट बैंक भी ओपन करो। 10 प्राइवेट बैंक वर ग्रांटेड परमिशन ड्यूरिंग 1994 to 1995, और 1994 से 1995 के बीच आपको कितने 10 बैंकों को क्या दे दिया गया? लाइसेंस दे दिया गया। दीज बैंक वर नॉन एज न्यू जनरेशन बैंक बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेस ऑन कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसीज। प्रोमिनेंट अमंग 10 बैंक आर आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड यूटीआई बैंक, जो अब क्या बन गया है? एक्सिस बैंक बन गया है। और इन सब बैंकों को न्यू जनरेशन बैंक कहा गया, क्योंकि ये क्या कर रहे थे? जितनी भी अपनी पॉलिसीज बना रहे थे, वो बना रहे थे किसके हिसाब से? कस्टमर फ्रेंडली, जिससे कस्टमर को क्या हो? लाभ हो, या कस्टमर ही को ध्यान में रखते हुए कि उनको सहूलियत हो और उनको सिंपलिसिटी हो। तो इन सब बैंकों को क्या कहा गया? न्यू जनरेशन बैंक, जिसमें से जो आज प्रोमिनेंट है वही उस समय थे आईसीआई, एचडीएफसी और यूटीआई, जो कि आजकल एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है। तो इस लेसन में अभी या इस पूरे के पूरे उसमें इतना ही अभी कवर करते हैं। फिर नेक्स्ट उसमें बात करेंगे आगे आगे और बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म हुए और क्या क्या नई चीज़ें आई। तब तक के लिए थैंक यू।